तो हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और भारत के अपवाह तंत्र में हमने हिमालय जो अपवाह तंत्र है उसका अध्ययन कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले भारत का जो जल विभाजक है उसका पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। इसमें आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि ये शिवालिक पहाड़ियों से शुरू होता है, फिर अम्बाला आता है। अम्बाला से ये जो अरावली पहाड़ियाँ हैं उनमें प्रवेश कर जाता है भारत का जल विभाजक, और वहाँ से ये विंध्यन पहाड़ियों में आ जाता है, और विंध्यन पहाड़ियों से ये कहाँ तक जाता है, मैकाल पर्वत तक ये जाता है। यहाँ मैकाल पर्वत तक ये जाएगा, और मैकाल पर्वत से आगे ये अजंता पहाड़ियाँ हैं। उन अजंता पहाड़ियों से गुजरता हुआ पश्चिमी घाट में मिल जाएगा, और पश्चिमी घाट से बाद में ये कन्याकुमारी तक चला जाएगा। दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये क्या चला जाएगा। तो ये अरावली हो गया, ये वाला शिवालिक हो गया, ये वाला अम्बाला का पार्ट हो गया, विंध्यन हो गया, ये यहाँ मैकाल पर्वत हो गया, ये अजंता पहाड़ियाँ, और ये पश्चिमी घाट। तो ये भारत का क्या है, महान जो जल विभाजक है वो है। तो ये जो पहला वीडियो लेक्चर बनाया था नदियों के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में, उसमें हमने इसको पढ़ लिया था। अब ये वापस आपका एक तरह से रिवीजन हो गया। अब हम जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनका दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक वो नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि पश्चिम की ओर बहकर वो किस में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, और एक वो नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इन दो भागों में बांटकर हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं उनकी बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, नर्मदा नदी। ये आप यहाँ देखोगे, ये कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। तो ये जो नर्मदा नदी है ये यहाँ अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। अब अमरकंटक जो पहाड़ है उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये अरीय अपवाह का निर्माण करता है। अरीय अपवाह क्या होता है कि एक केंद्र से कई दिशाओं में यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। जैसे इस दिशा में कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है उत्तर में। जो दक्षिण पूर्वी वाला इलाका है, दक्षिण पूर्वी जो दिशा है उधर कौन सी नदी निकलती है, महानदी निकलती है। और ये जो पश्चिमी भाग है इसका, उसमें कौन सी निकल जाती है, नर्मदा नदी निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, अमरकंटक है वो अरीय अपवाह का निर्माण करता है। तो ये जो अमरकंटक है यहाँ आप देखोगे ये कौन सी नदी हो गई, सोन नदी हो गई, ये सोन नदी हो गई, और पश्चिम में इसमें नर्मदा नदी है, और इधर ये कौन सी है, महानदी। तो अमरकंटक से ये नदी निकलती है, और अमरकंटक से निकलकर जो विंध्यन पहाड़ियाँ हैं और जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं उन दोनों के बीच से एक रिफ्ट घाटी से ये नदी बहती है। ये जो नर्मदा नदी है उस नर्मदा नदी के उत्तर में तो कौन सा पर्वत है, विंध्यन पर्वत, और इसके दक्षिण में कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत, और इन दोनों के बीच में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। तो ये मान लो कोई धरातलीय भाग है। अब इसमें कई बार क्या होता है, तनाव अगर आ जाए, क्या, तनाव अगर आ जाए, तो तनाव आने के कारण क्या होता है, कई बार इसमें जो धरातलीय भाग है उसमें दरारें पड़ जाती हैं। उसमें क्या हो जाता है, दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ने के कारण उसका कुछ भाग है वो तो क्या होता है, नीचे धंस जाता है, और दो साइड के भाग हैं वो क्या रह जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं। तो लगभग ऐसी आकृति वहाँ पर क्या हो जाता है, हो जाती है। तो ये भाग क्या हो गया, नीचा, और ये भाग दोनों जो साइड के भाग हैं वो क्या हो गए, ऊपर। तो ये किसका निर्माण हो गया, एक घाटी का। इसे क्या कहेंगे, रिफ्ट घाटी। तो इसके उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, विंध्यन पर्वत, दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत। इन दो पर्वतीय भागों के बीच ये एक क्या है, घाटी। तो ये एक तरह से किस में बहती है, रिफ्ट घाटी में बहती है। तो रिफ्ट घाटी आपको याद करना है, आपने जब भौतिक भूगोल पढ़ा था तब भ्रंश पढ़े थे, उन भ्रंशों से क्या बनती है, एक रिफ्ट घाटी बनती है। तो हमने भारत की दूसरी नदी पढ़ी है जो रिफ्ट घाटी में बहती है। इससे पहले हम कौन सी पढ़ चुके, दामोदर नदी पढ़ चुके कि दामोदर नदी है वो भी किस में बहती है, रिफ्ट घाटी में बहती है। तो ये नर्मदा नदी है वो रिफ्ट घाटी में बहती है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो हिरन और तवा, कौन सी, हिरन और तवा,
इसकी दो मुख्य सहायक नदियाँ हैं। और ये नदी है, ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा है? खंबात की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी है। तो खंबात की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। और ये जो पश्चिम की ओर नदियाँ आती हैं, ये डेल्टा का निर्माण न करके किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी, या हम कहें ज्वारनद मुख का निर्माण ये करती हैं। ज्वारनद मुख का निर्माण ये करती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। और जो नर्मदा नदी है वो जबलपुर जो जगह है, उस जबलपुर के पास एक जलप्रपात का निर्माण करती है। और उस जलप्रपात का क्या नाम है? धुआंधार। उसका नाम है धुआंधार। तो ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये नर्मदा नदी का एक सामान्य परिचय था। अब इसके बाद दूसरी जो नदी है वो है तापी नदी। तो तापी नदी है वो मध्य प्रदेश में मुल्ताई नामक जगह है, उससे निकलती है। तापी नदी मध्य प्रदेश में मुल्ताई नामक जगह उससे निकलती है। और ये जो नदी है वो भी एक रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। जो तापी नदी है वो भी एक रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इसके उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं और इसके दक्षिण में अजंता पहाड़ियाँ हैं वो हैं। तो ये सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। और आगे चलकर ये खंबात की खाड़ी में ही ये क्या होती है? गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में ही ये जो नदी है तापी नदी वो गिर जाती है। ये लगभग 730 किलोमीटर लंबी है। और पूर्णा और अरुणावती है वो इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद अगर हम जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं उनकी बात करें तो उनमें एक नदी है, ये माही नदी। ये माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ मेहद नामक झील से ये निकलती है। और उस मेहद झील से निकलकर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ये करक रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि एक बार तो ये करक रेखा की क्या करेगी? उत्तर में जाएगी, फिर वापस इसके दक्षिण में आएगी। तो करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भारत की कौन सी है? माही नदी। तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान से बाद में ये गुजरात में प्रवेश करके कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। और सोम, जाखम है, ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद एक मुख्य नदी है इस पश्चिमी प्रवाह की, वो कौन सी है? साबरमती नदी। ये आप यहाँ देखोगे ये राजस्थान से निकलती है, उदयपुर से ये निकलती है और वहाँ से गुजरात में बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम बनाया था अहमदाबाद में, वो किस नदी के किनारे बनाया था? साबरमती नदी के। तो ये आपको याद रखना है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो बेतरक, मेशवा, ये नदियाँ हैं वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद एक नदी है जो राजस्थान का जो मरुस्थल है उसकी मुख्य नदी है, वो कौन सी है? लूणी नदी। ये लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है और बाद में जोधपुर, बाड़मेर, जालौर से बहती हुई जो ये कच्छ का रण वाला भाग है, उस कच्छ के रण वाले भाग में ये लुप्त हो जाती है। तो ये इसके बाद एक नदी आती है, वो यहाँ कर्नाटक में आप देखोगे शरावती नदी है। और वो शरावती जो नदी है, उस शरावती नदी पर राजस्थान जो भारत है उस भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं या शरावती जलप्रपात भी कहते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये शरावती नदी है। वो भी पश्चिम की ओर बह के अरब सागर में गिर जाती है। अब ये जो आप तटीय भाग देखोगे, भारत का पश्चिमी तटीय भाग, ये वाला भाग, यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो यहाँ किनारे पर जो पश्चिमी घाट है उस पश्चिमी घाट से निकलकर, ये देखो ये नदियाँ हैं, ये नदी है, ये नदी है, ये नदियाँ हैं, ये नदियाँ इस पश्चिमी घाट से निकलकर बहुत तेज़ी से अरब सागर में गिर जाती हैं। तो ये जो पश्चिम की ओर बहने वाली थी वो मुख्य नदियाँ थी। अब जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं उनकी अगर हम बात करें तो पूर्व की ओर बहने वाली सबसे जो पहली नदी है, जो प्रमुख नदी है, वो कौन सी है? महानदी है।
अब ये जो महानदी है, ये महानदी हमने पढ़ लिया कि कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पास से ये निकलती है। और इसकी सहायक नदी है वो तेल नदी है। ये उड़ीसा में बहती है और उड़ीसा में इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम है हीराकुद। हीराकुद जो बांध है वो इस महानदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो नदी है वो लगभग 850 किलोमीटर के आसपास लंबी है और छत्तीसगढ़ मैदान से और उड़ीसा से ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, अपना जल है वो डालती है। तेल है वो इसकी सहायक नदी है। इसके बाद एक नदी है गोदावरी नदी। ये आप यहाँ देखोगे तो गोदावरी नदी नासिक के पास एक त्र्यंबक नामक जगह है। नासिक के पास एक त्र्यंबक नामक जगह है, उस त्र्यंबक जगह से ये गोदावरी नदी क्या है, निकलती है और लगभग 1465 किलोमीटर बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल है वो डालती है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और ये जो नदी है इसकी सहायक नदियां हैं, उसमें मंजरा, वेनगंगा, पैनगंगा, वृद्धा, प्राणहिता, ये इसकी क्या है, मुख्य सहायक नदियां। इंद्रावती, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये मुख्य नदी है जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद जो नदी है वो है कृष्णा नदी। ये नदी एक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वरम। उस महाबलेश्वरम के पास से ये निकलती है और महाबलेश्वरम से ये 1400 किलोमीटर बहकर, लगभग 1400 किलोमीटर बहकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। और मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो ये कृष्णा नदी है, ये जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाला इलाका है वहाँ पर ये और इसकी सहायक नदियाँ वो जल विद्युत उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जो कृष्णा और गोदावरी नदियाँ हैं वो मिलकर यहाँ पर क्या बनाती हैं, एक डेल्टा का निर्माण करती हैं जो काफ़ी उपजाऊ है। इसके बाद एक नदी है जो महत्वपूर्ण है और काफ़ी चर्चा में भी जो रहती है वो है कावेरी नदी। ये जो कावेरी नदी है ये दक्षिण की गंगा कहलाती है और ये मैसूर के पठार से निकलती है। कावेरी नदी है वो मैसूर के पठार से निकलती है और लगभग 800 किलोमीटर बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अमरावती जो नदी है वो इसकी मुख्य सहायक नदी है। अब ये जो नदी है कावेरी नदी, ये नदी क्या है कि इसमें जल की थोड़ी कमी पाई जाती है और इसका जो ये तमिलनाडु के तट वाला इलाका है ये काफ़ी उपजाऊ है। प्लस यहाँ पर क्या है, पहले से सिंचाई की सुविधाएं हैं जिस कारण कृषि के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। लेकिन कर्नाटक में क्या है, अभी इस पे काफ़ी बांध वगैरह बनाने की जो प्रयास हैं वो चल रहे हैं। तो कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों के बीच कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर काफ़ी विवाद पिछले 1-2 दशक में रहे हैं। उसके लिए कई बार इन दोनों राज्यों के बीच हड़तालें वगैरह भी हुई हैं, आपसी खींचातान हुई है। तो कावेरी नदी है वो इस दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अब कावेरी नदी का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उसकी एक विशेषता भी है कि इसमें इसका जो ऊपरी भाग है, ये वाला भाग, ये मौसमी है, जबकि इसका निचला भाग है उसमें साल भर एक तरह से पानी रहता है। इसमें साल भर रहने का कारण है कि सर्दियों में यहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उससे बारिश होती है इस तमिलनाडु के तट पर, जिस कारण सर्दियों में भी इस नदी का जो निचला भाग है उसमें पर्याप्त मात्रा में जल रहता है, जबकि ऊपरी भाग है वो इसका लगभग क्या है, मौसमी है। तो ये एक इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो आप याद रख सकते हैं। अब इसकी जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की, उसमें एक और नदी है वो है सुवर्णरेखा नदी।
ये नदी रांची के पठार से निकलती है, और रांची का पठार है वो जो छोटा नागपुर का पठार है उसका ही एक क्या है, भाग है। तो रांची के पठार से निकलने के बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से बहती हुई ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद एक आती है ब्राह्मणी नदी। ये ब्राह्मणी नदी है, ये कोयल और वैशाख नदियाँ हैं उनके मिलने से बनती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल है वो डालती है। एक नदी जो बीच में आंध्र प्रदेश में रह जाती है वो है पेनार नदी। ये पेनार जो नदी है ये दक्षिणी मैसूर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार की प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी मुख्य नदियाँ थीं। तो इसके साथ ही आपका जो अपोहा तंत्र है वो लगभग कंप्लीट होता है।